हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू का मैराथन सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट, ये एक रिवीजन सीरीज है और इस रिवीजन सीरीज में हम अभी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे हमने 2022, 2023 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो फटाफट उसे भी देखिएगा क्योंकि ये सारे MCQ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। Now the first question, which of the following statement is true about globalization? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग एकदम करेक्ट है? सो ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन इज वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा और आपने अगर सही तरीके से रिवीजन किया होगा तो इमीडिएटली आप इसका आंसर रिकॉल कर लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली क्या है। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट? इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। ग्लोबलाइजेशन कोई एक सिंगल फील्ड में नहीं है। ग्लोबलाइजेशन केवल वेस्टर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं है। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हर जगह पे है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन? अब इनमें से कौन सा रिसोर्स जो है वो ग्लोबल कॉमन नहीं है? सो व्हाट आर द ग्लोबल कॉमन्स? तो ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेस है जिस पे किसी एक कंट्री का अकेले का कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट? या फिर कोई एक देश अकेले उसका मालिक नहीं होता है, या उसके अच्छे में या उसके बुरे होने में किसी एक देश का हाथ नहीं होता है। तो आई होप कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स नहीं है। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट आर एक्चुअली नॉट द ग्लोबल कॉमन्स, राइट? लेकिन एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, जिसपे एक देश का कंट्रोल नहीं बल्कि इन सभी पर हर एक देश का जो है इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, इक्वल उनका वैल्यू होता है हर चीज में, चाहे हम उसके लिए अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, राइट? यानी इन सब के नुकसान में अगर कोई एक देश बोलेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया तो ये गलत है। इन सबको ठीक करना, इन सब की जिम्मेदारी हर किसी देश की होती है। ओके, now the next question, which one of the following is a concern under traditional security? तो इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है? सो अटैक बाय अ नेबरिंग कंट्री, स्प्रेड ऑफ एनी पैंडेमिक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, राइट? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के बारे में। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने देखा था कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न अबाउट वार। वार विद होम? वार विद द नेबरिंग कंट्री, राइट? मिलिट्री थ्रेट्स पर ज़्यादा ये फोकस करता है। तो इसके बेसिस पे अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज अटैक बाय अ नेबरिंग कंट्री। ओके, now the next question, the main objective of United Nations is to what? So what is the main objective जिसके वजह से, जिसको फुलफिल करने के लिए UN बना? तो आप सभी को पता है that UN is the successor of League of Nations, right? तो UN बनाने के पीछे रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक नहीं पाया, तो यूनाइटेड नेशन फिर बनाया गया कि हम अब थर्ड ऐसा कोई वार जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वार लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, राइट? डिस्ट्रक्शन इन ईच एंड एवरी फील्ड, हर जगह पे वार से किसी को कोई फायदा नहीं होता है बच्चों। तो अब बताइए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू व्हाट? So correct answer is what? Correct answer is to prevent international conflict. तो इंटरनेशनल लेवल में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसे रोकने की कोशिश करना, और अगर हो जाए तो भाई उसको मिनिमम कम से कम लेवल में लाकर उसे ख़त्म करे, एंड करे, मीडिएट करे, दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन लेकर आए, ये टारगेट होता है। ओके, now the next question,
which one of the following countries was not a part of the Soviet Union? इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है? तो अगर आप सोवियत यूनियन के रिकॉल करें क्वेश्चन को, सोवियत यूनियन के टॉपिक को, तो याद रखिए दैट सोवियत यूनियन इज मेड अप ऑफ 15 रिपब्लिक्स, राइट? तो अब उन 15 रिपब्लिक्स में से यहाँ से कौन सा जो है कंट्री वो 15 रिपब्लिक्स का पार्ट नहीं था? और एक पॉइंट अगर इन सबको ध्यान दे तो सोवियत यूनियन जो है दैट वाज इन ईस्टर्न यूरोप, राइट? पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो लगभग सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से कौन सा कंट्री जो है ईस्टर्न यूरोप में नहीं है। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट? इटाली। बट अदर देन इटाली, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड इस्टोनिया, ऑल दीज वर व्हाट? ऑल दीज वर द सोवियत नेशंस, राइट? सोवियत कंट्रीज है। Seventh question, who among the following introduced a policy of reservations for OBCs for the first time? तो इनमें से कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, इंदिरा गांधी, मायावती। तो इनमें से किसने सबसे पहले ओबीसीज की रिजर्वेशन की बात की है? तो स्टूडेंट एक रिकॉल करवा देती हूँ, इस साल इस पर्सन को जो है भारत रत्न भी मिलने वाला है, राइट? भारत रत्न मिल रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से किसने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन पहली बार किया था। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज कर्पूरी ठाकुर, नॉट बीपी मंडल। सभी बच्चे जो है बीपी मंडल में चले जाएंगे कि बीपी मंडल होगा, नहीं, बीपी मंडल जो है वो नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर जो है वो उस समय सीएम थे बिहार के, उन्होंने सबसे पहले जो है ओबीसीज के रिजर्वेशंस की बात की थी। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ओबीसीज के रिजर्वेशंस के लिए कमीशन बनाया था, और इस कमीशन को बनाने वाली जो गवर्नमेंट थी दैट वाज जनता पार्टी गवर्नमेंट, राइट? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट विच इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, जिसने जो है आपके ओबीसीज के रिजर्वेशन के लिए कमीशन बनाया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम किया था, इसलिए इसे सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता है। एंड हु वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन? द हेड ऑफ दिस कमीशन वाज बीपी मंडल, तो इसलिए उसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मंडल कमीशन जो है उसने सबसे पहली बार ओबीसीज की रिजर्वेशन की बात नहीं की, अगर कि जिसने की तो वो कौन थे? वे थे कर्पूरी ठाकुर। ओके, सो कर्पूरी ठाकुर। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब स्टेटमेंट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रीड द स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो फिर से आ गया, याद रखिए यहाँ बोला गया है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मंडल कमीशन कौन से साल में इम्प्लीमेंट किया गया था, इस पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। थर्ड है साइनिंग ऑफ द पंजाब अकॉर्ड विद लोंगोवाल, विच इज नोन एज पंजाब अकॉर्ड के साथ साथ लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, हरचंद सिंह लोंगोवाल। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। सो अब देखते हैं इसका टाइमलाइन क्या है, किस डेट में कौन सी एक्टिविटी हुई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किसने किया? मंडल कमीशन को अपॉइंट तो जनता पार्टी ने किया था, उसके रिकमेंडेशन को लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले जनता पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो ये कौन सी सरकार थी? ये 1989 में जब कोalition गवर्नमेंट आया था वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मनमोहन सिंह जो है यूपीए के प्राइम मिनिस्टर बने थे, कब बने थे? इन 2004 में। साइनिंग ऑफ द पंजाब अकॉर्ड विद लोंगोवाल, दैट इज इन 1985. An appointment of Rajiv Gandhi as Prime Minister, it is in 1984 after the death of Indira Gandhi. इलेक्शन है और इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को ह्यूज मेजोरिटी मिली थी, बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द कांग्रेस पार्टी, और उस समय राजीव गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, सो अब देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट कोड ऑफ दिस आंसर। सो करेक्ट कोड इज 4312, राइट? 4312। तो 4 क्यों? 1984 आपका पहले आया, 1984 के बाद में फिर कौन सा आएगा? 1984 के बाद में आपका आएगा 1985, 1985 के बाद 1989 का इवेंट, एंड देन कम्स 2004। ओके,
Now the next question. Who among the following had announced a nationwide satyagraha on 25th June 1975 for the resignation of Indira Gandhi? Right? तो आई होप कि आप सभी को ये नाम पता होना चाहिए कि इनमें से किसने जो है नेशन वाइड सत्याग्रह अनाउंस किया था. सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण. ओके, जयप्रकाश नारायण हु इज पॉपुलरली नोन एज जेपी, जिसने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन को लेकर. और उन्होंने पुलिस, आर्मी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको कहा था कि भाई आप इलीगल ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट के उनको ना माने. Now question number 10, that in the following question given below there are two statements, that is what, assertion and reasoning. Okay, तो assertion and reasoning मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि how to resolve this question, how to solve the question of assertion and reasoning. So assertion में in 1969 the Congress party faced a split, right? This is correct, right now? 1969 में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट होता है and the reason is what? Factional rivalry existed between the Congress syndicate and Indira Gandhi. तो क्या लगता है second statement is really a reason? Yes. So let's check the correct answer. करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्योंकि कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट के पीछे मेजर रीजन था इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो राइवलरी थी, फैक्शनल राइवलरी, है ना, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है, जो कई सालों से एकजुट होकर चल रही थी, वो डिवाइड हो जाती है. और किसके बीच में ये डिस्प्यूट होता है? इंदिरा गांधी और उस सिंडिकेट के बीच में, जिस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनने में उनको सबसे ज़्यादा मदद की थी. लेकिन वही सिंडिकेट के साथ इंदिरा गांधी जी का प्रॉब्लम होता है और फिर कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप बाय व्हाट? तो प्लानिंग कमीशन को किसने सेटअप किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन, तो अधिकतर बच्चे जो है करेक्ट आंसर में जाएंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेकिन प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया और प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया 1950 में. ओके. Now question number 12, who advanced the two nation theory that led to the partition of British India? तो हम सभी पार्टीशन के बारे में अवेयर है कि ये टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर हुआ. ये टू नेशन थ्योरी किस पर बेस था? रिलीजन बेसिस था, राइट. तो किसने इस थ्योरी को एडवांस किया था? आई होप कि ये आंसर आप सभी के लिए बहुत इजी होगा. दैट इज द मुस्लिम लीग. और दूसरी तरफ अगर खान अब्दुल गफार खान की बात करें तो ही वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी के नाम से उन्हें जाना जाता है, बट ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ओके. Now next question, in which year did India conduct series of nuclear tests? तो इंडिया ने series of nuclear tests कब conduct किया? So let's check. Correct answer is 1998. इंडिया ने series of nuclear tests conduct किया था. Identify the treaty that India refused to sign. तो इनमें से कौन सी ट्रीटी है जिससे इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया? क्या रीजन था इंडिया का इसे साइन नहीं करने के पीछे? सो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम CTBT के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, शिमला एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी. ओके. सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज CTBT इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था. इसके अलावा NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In the beginning, India wanted to generate nuclear energy for what purpose? Options are A. Peaceful purpose, B. Making atomic bombs, C. Competing with the superpowers and D. Ensuring its security. तो भाई जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप किया तो क्या चीज़ के लिए वो चाहती थी? क्या वो सुपर पावर्स के साथ compete करना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा भाई नहीं, इंडिया तो नैम का पार्ट था. तो फिर आखिर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के पीछे क्या रीज़न दिया? So let's check the correct answer. Correct answer is what? Correct answer is for peaceful purpose. Okay. Next,
अंडर हुज गाइडेंस डिड इंडिया इनिशिएट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस साइंटिस्ट के गाइडेंस में इनिशिएट किया था? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज होमी जे भाभा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरब स्प्रिंग आर नॉट करेक्ट? तो अरब स्प्रिंग से रिलेटेड ये सारे पॉइंट है, एक बार रिकॉल कीजिए। दैट इट बिगेन इन 2008। क्या अरब स्प्रिंग 2008 में शुरू हुआ था? द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट टेररिज्म एंड पॉल्यूशन। क्या ये स्ट्रगल टेररिज्म के अगेंस्ट था या पॉल्यूशन के अगेंस्ट में था? या फिर इट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? इट वाज बेसिकली अ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? सो चेक कीजिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कि नॉट करेक्ट है ऑप्शन सी एंड 1 and 2। ओके, तो क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दैट इट वाज स्टार्टेड इन 2009 में शुरू हुआ था, बट इट वाज नॉट अगेंस्ट टेररिज्म एंड पॉल्यूशन। ये कोई टेररिज्म और पॉल्यूशन के अगेंस्ट में होने वाला मूवमेंट नहीं था। इट वाज एक्चुअली इट रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो है डेमोक्रेसी के लिए डिमांड था। ओके, दिस वाज अ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। Now the next question, who among the following is the ex officio chairman of the Niti Aayog? So what is the correct answer? Correct answer is the Prime Minister is the ex officio chairman of Niti Aayog. Next question, which of these statement about the political decision taken after independence related to development are correct? तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के फर्स्ट पेज से ही पूछा गया है, राइट, जो आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज में बहुत सारे डिस्कशन दिए गए अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो अब इनमें से आपको इन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और पहचानना है दैट विच वन आर करेक्ट। दैट ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। क्या सभी एग्री करते थे? ऑलमोस्ट एवरीवन बोला, लगभग सभी, नॉट एवरीवन। ओके, तो क्या सभी एग्री करते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जो है दोनों ही ग्रोथ एक साथ होना चाहिए? It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers. ये भी लोगों ने एग्री किया, हमारे लीडर्स ने एग्री किया कि अगर हम भारत का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंडिया का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इस मैटर को हमें केवल बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर फार्मर्स के हाथों पे अकेले सौंपने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसे भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओनली द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल टू एंश्योर ग्रोथ विद जस्टिस। And fourth one, it was necessary to consult all political parties and get public approval. तो ऑप्शंस आपके लिए यहाँ दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट कोड कि इनमें से कौन सा कोड करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड, तो यस लगभग सभी एग्री करते थे कि इंडिया का जो प्लानिंग होगा उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। यह भी माना गया था कि दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, कि ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स के ऊपर अकेले नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन के ऊपर छोड़े तो बिजनेसमैन केवल अपने प्रॉफिट को देखेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉफिट को देखेगा, फार्मर बेचारा हमारे देश का गरीब है, उसके पास तो उस समय उतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकली इंडिया तो एडवांस ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या लगता है कि उनके हाथों पे सब कुछ छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं था। ओनली द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल टू इंश्योर ग्रोथ विद जस्टिस। तो क्या लगता है कि खाली गवर्नमेंट को अकेले सौंप देंगे तो हो जाएगा जस्टिस, तो हो जाएगा डेवलपमेंट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इट वाज नेसेसरी टू कंसल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड गेट पब्लिक अप्रूवल। तो ये भी ज़रूरी था कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाला है। तो जब हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाला है तो फिर भाई हमें तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज से भी तो कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देश तो आज़ाद हुआ है, अभी देश ने अभी चलना शुरू किया है, तो कैसे चलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करना है, इन सब के लिए सबका अप्रूवल भी तो ज़रूरी है। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 4। दैट वन ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट, सभी एग्री करते थे
इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट कि इस मैटर को हम बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स के हाथों में नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है, ओनली द गवर्नमेंट नहीं, ओनली द गवर्नमेंट नहीं होगा, इनके साथ साथ गवर्नमेंट भी जो है वो रोल प्ले करेंगे, राइट। खाली गवर्नमेंट के हाथों में भी भारत की ग्रोथ और जस्ट ग्रोथ को अगर हम उनके हाथों पे दे देंगे तो अकेले गवर्नमेंट के पास में भी उस समय पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। हम सबको मिल करके एक कोऑपरेशन के साथ चलना ज़रूरी था देश को डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए सबके मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ, इट वाज ऑल्सो नेसेसरी टू कंसल्ट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाइनीज इन्वेशन इन 1962 इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चाइनीज इन्वेशन से रिलेटेड, तो इंडो चाइना वार 1962 में हुआ, तो 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या है, क्या करेक्ट है। A boundary dispute surfaced between India and China. Dalai Lama obtained political asylum in India after 1962. China took the boundary issue to the United Nations and China used atomic weapons during this war. तो क्या लगता है, क्या है होगा करेक्ट? तो क्या लगता है, चाइना ने एटॉमिक वेपन यूज किया? नहीं। क्या बाउंड्री डिस्प्यूट यूनाइटेड स्टेट में गया? नहीं। क्या दलाई लामा ने 1962 में पॉलिटिकल असाइलम मांगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ बाउंड्री डिस्प्यूट सरफेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन टू फ्रंट, एक था ईस्टर्न फ्रंट और एक था वेस्टर्न फ्रंट, राइट। एक था आपका अक्षय चीन एरिया और एक था आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in reasoning। तो assertion क्या बोलता है? There was a large scale migration of refugees into India during which period? During the 1971 when बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था, है ना। तो बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे इंडिया के में जो है कितने सारे बांग्लादेश अराउंड 80 मिलियन जो लोग जो है भारत में आ गए थे यहाँ पर शरण लेने के लिए। एंड उस समय क्या पाकिस्तान ने ये प्लान किया था कि इस माइग्रेशन को डिस्टर्ब करेंगे टू इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट, टू डिस्टर्ब द इंडियन इकोनॉमी। पाकिस्तान हैड प्लान द माइग्रेशन टू डिस्टर्ब द इंडियन इकोनॉमी। क्या वो जो लोग भारत आ रहे थे हेल्प लेने के लिए, भारत ने उनको फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हेल्प सब प्रोवाइड किया, राइट। तो क्या ये पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेंगे? क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सो करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ओनली ए इज ट्रू, कि ए ट्रू है भाई। लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था लेकिन पाकिस्तान का प्लान नहीं था कि माइग्रेशन जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। ओके, नाउ Who played the role of mediator in the Tashkent agreement between India and Pakistan? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ कौन से वार के बाद में? इट इज आफ्टर 1965 इंडो पाक वार। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें किसने जो है मीडिएटर का रोल किया था? विच कंट्री प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर? सो द करेक्ट आंसर इज यूएसएसआर ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। A process of exchanging information on defense matter between nations on a regular basis is known as what? तो अगर हम दो देशों के बीच में डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ताकि हम किसी पर धोखा नहीं देंगे, किसी को धोखा नहीं देना, ना हम उसे धोखा देंगे ना वो हमें धोखा देगा। तो ऐसे मेजर को सिक्योरिटी वाले चैप्टर में किस नाम से कहा गया है? दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि दैट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, राइट। ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के ऐसा नॉट ओनली डिपेंड ऑन मिलिटरी थ्रेट, इसके लिए बहुत सारे थ्रेट जो है उस पर ये फोकस करती है। तो उनमें से ये कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सो द करेक्ट आंसर इज टेररिज्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म जो अभी सभी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट कब हुआ? इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी, 5th जनरल इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए और आप इसे फटाफट जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेंगे। तो स्प्लिट अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा 1969 में ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
Imposition of emergency 1975, fifth general election 1971, appointment of लाल बहादुर शास्त्री as prime minister 1964। तो कौन सा पहला होगा? 1964, राइट। तो 1964 दैट इज ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 तो एक ही में है भाई, डी में है। सो देखते हैं करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फटाफट सारे क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए और अगर कहीं कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना ना भूलें, मैं डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स करूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार आप सभी को।